हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ईएलपी यूनिट जो कि सेमेस्टर 8 में कंडक्ट होती है उसके बारे में आपको समझाऊंगी। और ये यूनिट पूरी कमर्शियल बी कीपिंग के ऊपर है, तो शुरू से एंड तक बने रहें। फर्स्ट स्लाइड में आपको वेलकम स्लाइड प्रेजेंट करनी है और आपका इंट्रोडक्शन समेत जिसको आप सबमिट करना चाहते हो उसका नाम और आपके कॉलेज का नाम, और या फिर सबमिटेड बाय में आपको अगर आपका ग्रुप है तो ग्रुप का नाम, या फिर इंडिविजुअल दे रहे हो तो आपका खुद का नाम। और क्लास का ध्यान रखना है आपको कि क्लास एकदम प्रॉपर लिखे और इसको रोमन में ही लिखना। जैसे कि आपके क्लास पार्ट 4 है तो उसको रोमन में ही लिखना, और सेमेस्टर सेकंड ये भी इसको आपको रोमन में ही शो करना है, वरना टीचर्स आपकी मिस्टेक निकाल सकते हैं। सेकंड स्लाइड में इंट्रोडक्शन टू ईएलपी बताना है। इंट्रोडक्शन टू ईएलपी में क्या होता है? ईएलपी एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम होता है जो कि प्रैक्टिस ओरिएंटेड एजुकेशनल अप्रोच होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है। इसमें रियल लाइफ एग्रीकल्चर कंडीशन का एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को, जिसमें वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करता है, टेक्निकल स्किल्स गेन करता है, और साथ के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, और स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योरियल रोल्स के लिए एग्रीकल्चर में। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ ईएलपी और एचओटी के बारे में बात करें तो ईएलपी जो कि एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है, क्योंकि डिज़ाइन किया गया है एक एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, जिसमें जो प्रोवाइड कराता है एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर को। और एचओटी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग मेथड है जहां स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म करके रियल टाइम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और ईएलपी और एचओटी दोनों एम्फेसाइज करते हैं स्किल डेवलपमेंट में, इनोवेशंस में और प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस में। ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईएलपी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स में जैसे कि ये प्रैक्टिकल के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स भी डेवलप करता है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट भी प्रमोट करता है और एनहेंस करता है अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, और रियल टाइम एग्रीकल्चर एक्सपोजर भी प्रोवाइड कराता है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का एक गैप ख़त्म करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी बढ़ाता है, और इनक्रेज करता है इनोवेशंस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। हमारे यूनिट में जैसे कि 2 यूनिट्स अंडरटेक की गई थी, कमर्शियल बी कीपिंग एंड कमर्शियल हॉर्टिकल्चर। अभी जो मैं यूनिट आपको समझाऊंगी वो कमर्शियल बी कीपिंग के ऊपर है, और जिसकी ड्यूरेशन मतलब ये 8 सेमेस्टर में कंडक्ट होता है अपने, तो इसकी टोटल ड्यूरेशन 20 वीक्स रहती है, और इसका क्रेडिट वेटेज 0+20 क्रेडिट हार होता है। इसका 0+20 क्रेडिट हार इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट परफॉर्म किया जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल नहीं होता है। अगर टीचर्स पूछे तो आप ये बता सकते हो। ये रहा ELP1 कमर्शियल बी कीपिंग, इसका क्रेडिट हार है 10, 0+10। 0 मतलब थ्योरी बिल्कुल नहीं, और 10 का क्रेडिट हार है जो प्रैक्टिकल में होता है। हमारी यूनिट इंचार्ज, अगर आपकी कोई भी यूनिट इंचार्ज है उनका नेम भी आपको लिखना है और बताना है कि उन्होंने आपको गाइडेंस दी या फिर प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल में हेल्प कराई। इससे भी आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा मैम या सर के प्रति। इंट्रोडक्शन टू एपीकल्चर। एपीकल्चर को अपन बी कीपिंग भी कहते हैं, और ये एक साइंटिफिक रिफरिंग टर्म है जिसमें अपन हनी बीज का मैनेजमेंट करते हैं या फिर रियरिंग करते हैं, ठीक है। और अपन जनरली इसलिए एपीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं ताकि हनी निकाल सके या हनी के अदर प्रोडक्ट्स भी रियर कर सके। साथ के साथ ही क्रॉप पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है, यील्ड इम्प्रूव भी करता है, और ये साथ के साथ एक ज़रिया है इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का, जो कि अच्छा खासा प्रोवाइड करा देता है। अपने फादर ऑफ एपीकल्चर की बात करें तो एल लैंगस्ट्रोथ, इनको फादर माना जाता है क्योंकि इन्होंने इन्वेंट करा था मॉडर्न मूवेबल फ्रेम हाइव को। और अगर मॉडर्न फादर की बात हो ही रही है तो अपन इंडियन फादर को कैसे भूल सकते हैं। इंडियन फादर ऑफ एपीकल्चर की बात करें तो एज अटवाल, ये इंडियन फादर हैं एपीकल्चर के।
और जो साइंटिफिक बी कीपिंग थी वो स्टार्ट हुई थी अपनी 19th सेंचुरी में। ये आप बता सकते हो। स्पीशीज ऑफ हनी बीज, जनरली मेजर स्पीशीज होती है जैसे कि एपिस मेलिफेरा होती है, एपिस सेरेना इंडिका होती है, एपिस डोरसाटा होती है, एपिस फ्लोरिया, टेट्रागोनला एरिडिपेनिस। ये सारी मेजर स्पीशीज़ है। और जो हमारे कॉलेज में स्पीशीज़ यूज़ हुई थी वो एपिस मेलिफेरा थी। इस स्लाइड में आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी साइंटिफिक नेम लिखो वो हमेशा इटैलिक में लिखना। अपन एपिस मेलिफेरा की बात करें तो ये यूरोपियन हनी बी होती है जो कि कमर्शियल बी कीपिंग में वाइडली यूज़ होती है। वर्ल्ड वाइड फाउंड होती है। इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी इटली से। ये सबसे ज़्यादा मैनेजेबल होती है और इसका प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। इसके हनी यील्ड की बात करें तो 45 से 180 kg पर कॉलोनी पर ईयर दे सकती है। एपिस सेरेना इंडिका ये इंडियन हनी बी है। इंडिया नेटिव टू इंडिया है और साउथ ईस्ट एशिया। मॉडरेट हनी प्रोड्यूस करती है और अच्छी खासी क्लाइमेट में वेल अडेप्टेड हो जाती है लोकल क्लाइमेट में। इसका हनी यील्ड 2 से 5 किलो पर कॉलोनी पर ईयर होता है। एपिस डोरसाटा की बात करें तो ये वाइल्ड और नॉन डोमेस्टिक स्पीशीज़ है। इसको बिल्कुल भी कमर्शियल बी कीपिंग में यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत एग्रेसिव होती है, हाईली एग्रेसिव। और ये लार्ज एक्सपोज्ड फॉर्म बनाती है और इसका हनी यील्ड होता है 20 से 35 किलो पर कॉलोनी पर ईयर। एपिस मेलिफेरा के बाद ये दूसरी बी है जो सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करती है। एपिस फ्लोरिया एक लिटिल बी है जो स्मॉलेस्ट हनी बी स्पीशीज़ है। एशिया और मिडल ईस्ट में फाउंड होती है। ये सबसे कम हनी प्रोड्यूस करती है और कमर्शियल रियरिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होती और इसका हनी यील्ड 0.5 से 1 kg पर कॉलोनी पर ईयर होता है। टेट्रागोनला एरिडिपेनिस की बात करें तो ये स्टिंगलेस बी है जो कि इसको डेमर बी भी बोला जाता है। इसके पास स्टिंग नहीं होते हैं बिल्कुल। ये मेडिसिनल हनी प्रोड्यूस करती है और इसका हनी यील्ड होता है 60 से 200 ग्राम पर ईयर। मॉर्फोलॉजी ऑफ हनी बी, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हनी बी में 3 सेगमेंट्स होते हैं, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड में अपन को पाया जाता है आइस, मधुमक्खी की एंटीना एंड माउथ पार्ट। उसके माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड होते हैं प्रोबोसिक्स के लिए ताकि वो नेक्टर सक कर सके और उसके लाइक चीविंग एंड लैपिंग टाइप के होते हैं माउथ पार्ट्स। विंग्स उसके थॉरैक्स पे प्रेजेंट होते हैं और पोलन बास्केट भी उसके थॉरैक्स पे प्रेजेंट होती है। थॉरैक्स एक्चुअली लोकोमोशन का काम करते हैं और पोलन बास्केट में हिंड लैंग्स पर प्रेजेंट होती है जो कि पोलन कलेक्शन का काम करती है। वैक्स ग्लैंड्स एब्डोमेन में लोकेटेड होती है या एब्डोमेन में पाई जाती है और ये वैक्स सिक्रिएशन का काम करती है। हैरी बॉडी से पोलन कलेक्शन और इंसुलेशन का काम आता है। इंसुलेशन मतलब जैसे कि टेम्परेचर रिड्यूस करने में या फिर इसमें। ओसेली की बात करें तो इसमें 3 सिंपल आइज होती है लाइट डिटेक्शन के लिए और हाइपोफेरिजिनल ग्लैंड्स में रॉयल जेली प्रोड्यूस होती है। स्पेशली ये सिर्फ यंग वर्कर्स में ही होता है रॉयल जेली प्रोडक्शन। कास्टेज ऑफ हनी बी, हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है जो कि हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम कॉलोनी में रहती है और एक कास्ट लेबर सिस्टम फॉलो करती है। जैसे कि कॉलोनी में 3 कास्टेस पाई जाती है, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। जैसे कि अपन वर्कर बी की बात करें तो ये इम्परफेक्ट फीमेल होती है। इनकी पॉपुलेशन एक कॉलोनी में 10,000 से 30,000 पर कॉलोनी हो सकती है। एक स्टेराइल फीमेल होती है। स्टेराइल फीमेल मतलब इम्परफेक्ट फीमेल। फंक्शन लाइक ये नार्वा की नर्सिंग करती है, क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग दी हाइव, क्लीन करती है, मेंटेन करती है छत्ते को और कॉलोनी को गार्ड करती है कि कोई और दुश्मन घुस ना जाए उसमें, और फॉरेजिंग फॉर नेक्टर, पोलन, वोटर एंड प्रोपोलिस, और हनी एंड बी वैक्स का प्रोडक्शन भी करती है। इनका लाइफ स्पेन की बात करें तो 4 से 6 हफ्ते समर में जीती हैं और 5 से 6 मंथ विंटर में जीती हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये सबसे स्मॉल होती है साइज में और पोलन बास्केट और स्टिंग्स इसमें पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। क्वीन बी,
क्वीन बी एक ही होती है सिर्फ कॉलोनी में, ये ओनली फर्टाइल फीमेल होती है, सिर्फ यही अंडे पैदा कर सकती है, जिसमें ये एक दिन में 1500 से 2000 एग पर डे दे सकती है। एक फेरोमोन रेगुलेट करती है कॉलोनी बिहेवियर के लिए। इसका लाइफ स्पेन अप टू 2 से 5 साल हो सकता है, और ये सबसे लार्जेस्ट बी होती है पूरी कॉलोनी की, क्योंकि इसमें लॉन्ग एब्डोमेन पाया जाता है और इसमें कोई पोलन बास्केट नहीं होती है। ड्रोन बी पॉपुलेशन अगर इसकी बात करें तो इसकी 200 से 300 पर कॉलोनी होती है। नेचर में ये एक मेल भी होता है। फंक्शन इसका सिर्फ ये होता है कि ये वर्जिन क्वीन के साथ मैटिंग करती है नेप्चुरल फ्लाइट में, और इसका लाइफ स्पेन होता है डाइज आफ्टर मैटिंग क्यों? क्योंकि अगर जब ये मैट करते हैं तो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या जो पार्ट है वो रप्चर हो जाता है, डिटैच हो जाता है, जिस वजह से मर जाते हैं, या फिर इनको विंटर के टाइम एक्सपेल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है पूरी तरीके से छत्ते से, क्योंकि ये कोई काम के नहीं होते, सिर्फ खाना कंज्यूम करते रहते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इनकी लार्जर आइज होती है, इसमें स्टिंग प्रेजेंट बिल्कुल नहीं होते हैं, और पोलन बास्केट भी एब्सेंट होती है इसमें, और ये वैक्स ग्लैंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी की बात करें तो हनी बी एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वो होता है जिसमें 4 स्टेजेस होती है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस वो होता है जिसमें प्यूपा एब्सेंट होता है। और हनी बी के प्यूपा को अपन ग्रब भी कहते हैं, लार्वा को अपन ग्रब कहते हैं। ऑल एग्स आर लेड बाय क्वीन बी, सारे अंडे क्वीन बी देती है। फर्टिलाइज एग्स जो डिप्लॉयड डेवलप इनटू क्वीन और वर्क, फर्टिलाइज एग्स होते हैं जो कि क्वीन और वर्कर्स में डेवलप्ड होते हैं, और अनफर्टिलाइज एग होते हैं ड्रोन में डेवलप होते हैं पार्थोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन तीनों के एग्स 3 डेज में डेवलप हो जाते हैं। फिर क्वीन का एग लार्वा में कन्वर्ट होता है 7 डेज में, और लार्वा से प्यूपा 14 दिन में, और प्यूपा से एडल्ट कन्वर्ट हो जाता है, या फिर उसका लाइफ स्पेन 2 से 3 साल तक होता है। ऐसी सेम वर्कर, ड्रोन, इसमें भी आपको दे रखा है कि कितने दिन में क्या क्या डेवलप होता है। रॉयल जेली फीडिंग, रॉयल जेली जनरली क्वीन डेवलपमेंट के लिए फीड कराया जाता है लार्वा को। नॉर्मल डाइट से वर्कर भी बनती है, और रॉयल जेली फीडिंग से क्वीन बनती है, और ड्रोन डेवलप होते हैं अपने पार्थोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। लाइफ स्पेन वेरीज बेस्ड ऑन रोल एंड सीजन्स, ये आपको मतलब पूरा एक लाइफ साइकिल का डायग्राम भी शो करना है कि कैसे क्या होता है, लार्वा या प्यूपा स्टेज कैसे, अर्ली स्टेज से पूरा एडल्ट कैसे बनता है, ये भी आपको शो करना है पूरी स्लाइड में। बिहेवियरल एक्टिविटीज़ ऑफ हनी बी, इसमें जैसे कि जनरली बिहेवियर क्या होता है, स्वामिंग होता है, स्कॉन्डिंग होता है, वैगल डांस होता है। स्वामिंग में एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कॉलोनी का आधा पार्ट क्वीन के साथ छत्ता छोड़ के एक नई कॉलोनी या नया छत्ता बनाने जाता है, ताकि कॉलोनी मल्टीप्लिकेशन हो सके। और इसके ट्रिगर फैक्टर्स यानी कि क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ओवर क्राउडिंग हो रही है एक छत्ते में तब उनको छोड़ना पड़ता है, या फिर कम स्पेस होती है, या फिर सीजनल कंडीशन की वजह से उनको स्वार्मिंग करनी पड़ती है। एब्सकॉन्डिंग में पूरा एक सडन माइग्रेशन हो जाता है, मतलब पूरी कॉलोनी उसको छत्ते को छोड़ के चल जाती है। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि अगर उसे पेस्ट अटैक हो गया तो पूरी डिसीज़ फैल गई, या फिर खाना कम पड़ गया, या फिर फूड स्कैसिटी होगी पूरी तरीके से, तो फिर डिस्टर्बेंस की वजह से पूरा एब्सकॉन्डिंग करनी पड़ती है पूरी कॉलोनी को। वैगल डांस एक 8 फिगर पैटर्न में डांस करती है, जो कि अगर ये कम्युनिकेशन मेथड होता है जो कि वर्कर बीज यूज़ करती है फूड सोर्स लोकेशन के लिए। एक तो वैगल डांस होता है, एक राउंड डांस होता है। राउंड डांस में अगर खाना पास में है तो वो राउंड डांस करेंगी, और वैगल डांस अगर दूर पे है तो वो वैगल डांस करेंगी। वैगल डांस 8 पैटर्न में शो करता है, और राउंड डांस राउंड में मतलब क्लॉकवाइज में। एपियरी इक्विपमेंट की बात करें जैसे कि बी हाइव, बी विल, इसकी भी आपको इमेजेस शो करनी है, और जो आपके कॉलेज में यूज़ होती है रियल इमेजेस वही आपको लगानी है। 1-2 आप लगा सकते हो जो आपको नहीं मिलती है अगर तो।
बाकी आपको इसके यूजेस बताने की बी हाइव क्या होता है, बी विल क्या होता है, ये जनरली आपको पता होना चाहिए कि ये किस काम आते हैं। नेचुरल कंपोजिशन ऑफ हनी की बात करें तो हनी एक क्या होता है, एक स्वीटनर सब्सटेंस होता है जो शुगर में रिच होता है। सबसे ज़्यादा इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है अप टू 38% तक ग्लूकोज, अप्रॉक्सीमेटली 31% तक सुक्रोज, अप टू 5% तक मेल्टोज, अप टू 8% तक। और वाटर इसमें 15 से 20% पाया जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। स्टैंडर्ड फसाई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसका 20% से कम होना चाहिए वाटर कंटेंट। इम्पॉर्टेंट बी प्रोडक्ट्स भी जैसे कि हनी, बी वैक्स, रॉयल जेली, बी वेनम, प्रोपोलिस, इन सब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और इनके यूजेस भी आपको पता होने चाहिए। सीजनल फीडिंग ऑफ हनी बीज, इसमें जैसे कि स्प्रिंग सीजन, समर सीजन और ऑटम सीजन और विंटर सीजन इंक्लूड होते हैं। स्प्रिंग सीजन में जनरली इनको मतलब कॉलोनी एक्सपेंशन कराया जाता है या फिर ब्रूड रियरिंग के लिए बेस्ट सीजन होता है स्प्रिंग। इसमें रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाता है, सुपर्स को ऐड किया जाता है क्योंकि कॉलोनी अच्छी खासी एक्सपेंड हो जाती है और फॉरेजिंग को इनक्रेज किया जाता है। अगर इसमें वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं होता है फीडिंग रेशियो क्योंकि स्प्रिंग सीजन में अच्छा खासा फ्लोरल एबिलिटी होता है। अगर होता है रिक्वायरमेंट तो 1:1 में अपन इसको फीडिंग कराते हैं। फीडिंग किसकी कराते हैं, वाटर प्लस शुगर सिरप 1:1 में। इसमें स्प्रिंग सीजन सपोर्ट करता है। और फीडिंग का सपोर्ट क्या होता है, जैसे कि पर्पस क्या होता है, ब्रूड ग्रोथ को सपोर्ट करता है, कॉलोनी की स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। समर की बात करें तो ये मई जून में इसमें अपन हीट स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं जनरली और कॉलोनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं। इसलिए अपन क्या शेड प्रोवाइड कराते हैं, वेंटिलेशन का ध्यान रखते हैं और वाटर अवेलेबिलिटी का भी ध्यान रखते हैं। इसमें भी लाइट शुगर सिरप दिया जाता है 1:1 का और डिहाइड्रेशन से इसको बचाया जाता है और एनर्जी मेंटेन की जाती है। ऑटम सीज़न की बात करें तो ये सितंबर अक्टूबर में मंथ होता है इसका, जो कि विंटर के लिए प्रिपेयर करता है बीज को, कॉलोनी की स्ट्रेंथ बनाए रखता है। इसमें ये ऑब्जेक्टिव है इसका। और मैनेजमेंट प्रैक्टिस की बात करें तो इसमें पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल किया जाता है, वीक कॉलोनीज़ को हटाया जाता है और छत्ते को मेंटेन किया जाता है। पर्पस ऑफ फीडिंग, इसमें जो रिज़र्व फूड को रिज़र्व करना स्टार्ट किया जाता है विंटर के लिए और स्ट्रेंथ इम्प्रूव की जाती है। अगर शुगर सिरप इसको 1:1 या 2:1 में दे सकते हैं। 2:1 यानी कि 2 पार्ट शुगर का और 1 पार्ट वाटर का। विंटर नवंबर से जनवरी तक इसमें ये काम होता है कि वार्मथ मेंटेन रहे या फिर इसमें ओनली सर्वाइवल करना होता है उनको। ज़्यादा एक्टिविटी करेंगी तो वो डिस्टर्ब हो सकती है और जिससे वो मर भी सकती है। इसमें स्पेस रिड्यूस किया जाता है छत्ते का और उनको कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट किया जाता है और जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है उनको भी रिड्यूस किया जाता है या फिर कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाती है विंटर में। इसमें एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है और जैसे कि थिक शुगर सिरप दिया जाता है क्योंकि उस टाइम पे फ्लोरल अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती या फिर ना के बराबर या कम होती है बहुत, तो उनको 2:1 में दिया जाता है। मेजर डिजीज़ ऑफ हनी बी की बात करें तो अमेरिकन फोल बोल्ट, यूरोपियन फोल बोल्ट, नोसीमा डिजीज, सैकब्रूड डिजीज एंड चॉकब्रूड डिजीज। अमेरिकन फोल बोल्ट एक जो कि कोजल ओजेंट इसका है पेनिबेसिलियस लार्वा और ये कोज होती है बैक्टीरिया के थ्रू। इसके सिम्टम ये होते हैं कि लार्वा या तो लार्वा एकदम पूरा ब्राउन हो जाएगा और एक सड़ा हुआ स्मेल देना लगेगा और रोपी मास हो जाएगा। रोपी मास वो होता है जो मतलब अगर आप स्टिक से लार्वा को टच करते हैं एकदम तार टाइप निकलता है तो उसको रोपी मास कहते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो भी इन्फेक्टेड कॉम्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है पूरी तरीके से और हाइजीन मेंटेन किया जाता है। यूरोपियन फोल ब्रूड मतलब जो कि बैक्टीरिया से कोज्ड होती है बी डिजीज़,
इसका कोजल एजेंट है मेलिसोकोकस प्लूटोनियस। इसमें लार्वा ट्विस्ट हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं और कॉलोनी एकदम वीक हो जाती है। इसके मैनेजमेंट के लिए अपन को क्वीन रिप्लेस करनी पड़ती है, प्रॉपर फीडिंग और हाइजीन का ध्यान देना पड़ता है। ऐसी और भी डिसीज़ है, आप इनके बारे में भी बता सकते हो। जैसे नोसीमिया डिसीज़, इसका कोजल एजेंट प्रोटोजोआ है और नोसीमा एपिसिस से होती है। सैकब्रूट डिसीज जो कि वायरस से होती है। चॉकब्रूट डिसीज जो कि फंगस से होती है, इसका कोजल एजेंट है एस्कोस्फेरा एपिसिस। और सिम्टम्स की बात करें तो आप सिम्टम्स बता सकते हो किसमें क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। एनिमीज ऑफ हनी बी की बात करें तो इसमें बहुत सारे एनिमीज होते हैं हनी बी के, जैसे वैक्स मोथ होता है, एंड्स होते हैं, वॉस्प एंड हॉर्नेट्स होता है, वर्ड्स होते हैं, माइट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं। ये सारे डैमेज करते हैं हनी बी को। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करें तो जैसे कि आपने अगर वहाँ पे क्या मतलब जैसे कि फिक्स्ड और रिकरिंग कॉस्ट के बारे में अगर स्टडी करी तो आप वो स्लाइड भी शो कर सकते हो। जैसे कि हमारे में हनी एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ था तो मैंने वही लिखा कि नॉट परफॉर्म ड्यूरिंग ट्रेनिंग। आपको एकदम झूठ नहीं लिखना है, जो आपकी ट्रेनिंग में हुआ है वही लिखना है। अगर आपने लिखा जैसे कि आपकी यूनिट में हनी एक्सट्रैक्शन हुआ ही नहीं और आपने वही स्लाइड बना दी तो टीचर्स आपको पकड़ लेंगे। और गाइस आपको ये नहीं करना है। बाकी आपको जैसे कि फ़िक्स्ड और रिकरिंग कॉस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होती है। फ़िक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो लॉन्ग टर्म तक जिसमें आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट नहीं करते हो, जैसे कि जिसमें बी वॉक्स कॉलोनीज टूल्स ये इक्विपमेंट ये फिक्स कॉस्ट में आते हैं। और रिकरिंग कॉस्ट मतलब शुगर सिरप्स वगैरह या फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सब आता है। और आपने एपीकल्चर से क्या सीखा आपके यूनिट में वो आपको बताना है। जैसे कि आपने साइट सिलेक्शन सीखा या फिर कास्ट आइडेंटिफिकेशन सीखा या फीडिंग मैनेजमेंट सीखा, ये आपको पूरी तरीके से बताना है कि आपने किया क्या पूरे एपीकल्चर यूनिट में। उसकी इमेजेस भी आपको बताने चाहिए कि ये आपका सबूत होता है कि आपने काम करा भी है कि नहीं। और इमेजेस ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में। कंक्लूज़न, फिर लास्ट में कंक्लूज़न की भी बताना है कि कमर्शियल बीकिंग से आप क्या सीखे और इसका एग्री एंटरप्राइज में क्या प्रॉफिटेबल रहा या फिर क्या प्रॉफिट होता है इसका। बाकी छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस यूनिट के बारे में। थैंक यू गाइस। और अगर आपको और भी ऐसी यूनिट के बारे में जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में भी जल्दी लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।